Okay, so there's been a really long gap that I have not been uploading any content on this channel, and the reason is that lots of issues were going on in my personal and professional life. Parallelly, for past 6 to 8 months, I was also trying to upgrade myself by learning new technologies. और इसका रीजन ये था that I wanted to make a full-time transition into remote work. So the work I've been continuing for past 4 to 5 years, वो भी remotely ही था, लेकिन it was not remote on paper. So I was under the risk of being called to office at any point of time, which I did not want. इसकी वजह से anyways I also wanted to upgrade myself as well, वो भी जरूरी होता है, and therefore I was heavily invested after learning MLOps and AI. And I'm very happy to tell you that I was able to make this transition successfully. मुझको मिल गया एक fully remote work, that also in USA. But आज का वीडियो इस बारे में नहीं होने वाला है that how did I make this transition, या फिर कैसे एक बेहतर remote work या एक अच्छा हाइक कैसे लें. If you want, then maybe I can create a different video on that. But what I want to share with you is that along my journey, what I understood that if you're someone who has been doing data science for past 6 to 12 months, और अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज रियलाइज हुआ होगा कि अभी एमएल ऑप्स जेन एआई इन टॉपिक्स का जो डिमांड है वो पीक पे है. एंड फॉर मी आफ्टर लर्निंग दीज टॉपिक्स काफी ज्यादा आसान हो गया टू क्रिएट मल्टीपल जॉब ऑफर्स फॉर माई सेल्फ एंड टू मेक दिस ट्रांजिशन इनटू रिमोट वर्क. ओके, बट पैरेलली व्हाट आई आल्सो रियलाइज्ड दैट लोगों को पता तो चल रहा है दैट देयर इज अ नीड, देयर इज अ डिमांड, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीखे कहाँ से. और YouTube जैसे फोरम पे बहुत ज्यादा हेल्प भी अवेलेबल नहीं है. लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स ले, पैसे खर्च करे कि नहीं करे, तो कहाँ खर्च करे. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल अप्रोच्ड मी ऑन लिंक्डइन आस्किंग दैट व्हाट कोर्स दे शुड गो फॉर टू लर्न MLOps. So all these things were going on my mind, and what I've decided is that I'm going to create an end-to-end playlist on this topic of MLOps on this channel. Okay, so ये जो playlist होने वाला है ये एक पेड कोर्स का एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट होने वाला है, जहाँ पे we will cover the intuition of MLOps, जहाँ पे आपको समझ में आए कि आखिर डेटा साइंटिस्ट लोग पहले से काम तो कर ही रहे थे, तो आखिर अचानक से MLOps जैसे कॉन्सेप्ट का डिमांड क्यों आया, और MLOps सीख के आप एक्चुअली क्या वैल्यू क्रिएट कर पाते हो अपने एम्प्लॉयर के लिए. सेकेंडली, आपको सारे टूल्स कवर हो जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम गिट, गिटहब, मॉड्यूलर कोडिंग, देन DBC, MLflow, Docker, Kubernetes, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS पे हम लोग हेवीली काम करेंगे. एंड थर्ड, we are going to do 3 to 5 industry grade projects, and that is going to be the core of this playlist. Okay, let me repeat myself, these projects are going to be industry grade, so please don't think कि कोई beginner dummy project करके छोड़ देंगे, that you will hesitate to showcase in front of recruiters or on your CV. Okay, absolutely not. क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर इस प्लेलिस्ट का एसेंस ही खत्म हो जाएगा. Okay, what I want is if you are a beginner data scientist जिसने थोड़ा बहुत beginner projects like Titanic या फिर customer churn prediction, house price prediction, अगर आपने इस लेवल पे भी काम किया है, बेसिक्स अगर आपको है, तो मेरा टारगेट है कि आपको उस पॉइंट से उठा के बिल्कुल उस पॉइंट तक लेके आना जहाँ पे आप एकदम जॉब रेडी हो जाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. ओके, अलोंग द वे आपका इंट्यूशन कवर हो जाएगा, सारे टूल्स कवर हो जाएंगे, और आपको प्रोजेक्ट्स बनाने का भी एंड टू एंड एक्सपीरियंस हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, वी विल आल्सो लर्न कि इन प्रोजेक्ट्स को उठा के गिटहब प्रोफाइल पे कैसे डालना है, कैसे मेंशन करना है बाय राइटिंग ब्यूटीफुल रीडमी फाइल, उसको अपने सीवी पे कैसे मेंशन करना है, कैसे अपने काम को डिस्क्राइब करना है, और रिक्रूटर्स के सामने अपने जॉब एक्सपीरियंस को, अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को कैसे उठा के रखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एंड टू एंड गाइड होने वाला है ये आपके लिए इन ऑर्डर टू लैंड अ जॉब. आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे, एंड दिस वीडियो इटसेल्फ इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के अराउंड डिस्कस करेंगे, प्री रिक्विजिट डिस्कस करेंगे, क्या टूल्स कवर करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे. तो आप एंड तक देखना. एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है दैट सिंस आई हैव डिसाइडेड टू कवर ऑल द टॉपिक
इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स। ओके, मेरा टारगेट ये है कि आप कोई भी टॉपिक अगर इस प्लेलिस्ट पे सीख रहे हो, चाहे वो गिट है, डॉकर है, कुबरनेटिस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कुछ भी है, तो वो आप उसमें एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ। एंड ड्यू टू दिस रीजन द लेंथ ऑफ ऑल द वीडियोस विद इन दिस प्लेलिस्ट इज गोइंग टू बी लॉन्ग। वीडियोस मोस्टली 40 मिनट से 1 घंटे तक लंबे हो सकते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट 6 to 8 मिनट्स ऑफ वीडियोस, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में चीजों को हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग तो प्रेजेंट किया जा सकता है, बट आपको एकदम स्क्रैच से लेके टॉपिक को कवर करके आपको कॉन्फिडेंट बनाना मेरे लिए तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम। यू विल नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप एंड तक देखना वीडियोस को, और अगर मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करना बाय डूइंग द क्लिक स्टफ बिलो। ओके, सो दैट इज इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो आज का इंट्रोडक्शन ही होने वाला है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फटाफट से पहले देख लेते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द प्री रिक्विजिट्स। समझेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए बिफोर यू एनरोल इनटू दिस MLOps कोर्स। देन वी विल मूव टू द इंट्रोडक्शन टू MLOps। डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, क्यों है, एंड देन वी विल मूव ऑन to the life cycle of a data science project prior to MLOps। इस स्लाइड में हमको ये पता चलेगा कि MLOps के कॉन्सेप्ट से पहले डेटा साइंटिस्ट काम तो कर ही रहे थे, बट व्हाट वर द ड्रॉबैक्स। क्या वो प्रॉब्लम्स थी जिनके वजह से वी फेल्ट द नीड ऑफ MLOps, एंड आफ्टर यू लर्न दिस टॉपिक ऑफ MLOps देन हाउ आर वी एक्चुअली काउंटरिंग दोज प्रॉब्लम्स, तो वो भी देखेंगे। On the next slide, we are going to discuss this very famous and common topic called software development life cycle। अब हो सकता है कि आप लोगों में से काफी लोगों को ये टॉपिक के बारे में ऑलरेडी मालूम हो। अगर नहीं भी मालूम है तो इट इज ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स। और आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों ही कवर करना है, बट ट्रस्ट मी, व्हेन वी कवर दिस आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा कि MLOps सीख के आप कैसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हो अपने एम्प्लॉयर के लिए। देन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स विच इज यूज्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ MLOps, एंड ऑब्वियसली इस बात पे भी काफी फोकस रखेंगे कि क्या वो टूल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स और इन दिस प्लेलिस्ट। And finally, there are few key things that I wanted to mention that me and you, we both need to keep in mind as we move ahead in this course. इससे क्या होगा कि it will help me a lot to deliver the value to you, जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको help provide कर पाऊँ। On the other hand, you will be also able to get the most out of this course। तो काफ़ी कुछ interesting है, so let's start। एंड प्रीरिक्विजिट से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट किन के लिए दिस प्लेलिस्ट विल बी सूटेबल, और आई कैन से दैट हु आर माई टारगेट ऑडियंस। सो इफ यू आर समवन who is working on using the data science practices, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है to work on the usual life cycle of a data science project। आपने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं जैसे कि यू कैन से हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, या फिर कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, या फिर सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। अगर आपने इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो आपको थोड़ा बहुत तो आई एम श्योर दैट यू हैव द फेमिलियरिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस। लेकिन आपको अभी ये भी स्ट्रगल हो रहा होगा दैट हाउ टू रीच अप टू दैट मार्क कि आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाए, कि आप इंडस्ट्री लेवल जो काम है वो डिलीवर कर पाए। ओके, सो उनके लिए दिस प्लेलिस्ट विल बी क्यूरेटेड, जिनको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अराउंड डेटा साइंस, कुछ बेसिक चीजें उनको ऑलरेडी समझ आती है, बट उनको अपने स्किल्स को उस लेवल तक अपग्रेड करना है कि अभी जो जॉब डिमांड में चल रहा है लाइक MLOps, या फिर आप बोल सकते हो कि एक प्रोजेक्ट को बना के एंड टू एंड डिलीवर करना, उस हद तक आपको अगर यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ देन दिस प्लेलिस्ट विल बी परफेक्टली सूटेबल फॉर यू। सो ऑब्वियसली इन दैट केस आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स तो आना ही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको काफी एडवांस लेवल में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने का एक्सपीरियंस हो या ऊप्स कॉन्सेप्ट आता हो, हालांकि दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो में इस प्लेलिस्ट में कवर भी करेंगे
कि उस स्टैंडर्ड्स में कैसे प्रोग्रामिंग किया जाए. बट अभी अगर आपको बेसिक्स अगर आ रहा है देन दैट इज गुड टू गो. प्लस यू शुड हैव द एक्सपीरियंस टू वर्क ऑन टूल्स लाइक VS Code or PyCharm. I would say specifically VS Code because this is the IDE that I have decided to go with in this playlist. Plus, it will be additional advantage for you if you have the experience working with Anaconda environments. To be honest, अगर नहीं भी है तो it is a very basic thing. आप मतलब एक आध प्लेलिस्ट आप देख लो यूट्यूब पे, एक आध वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा. वो भी नहीं तो आप डाउनलोड कर लो एनाकोंडा एंड इन दिस प्लेलिस्ट वी विल सी कि कैसे एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो वी विल कवर दैट, नॉट एन इशू, बट एज अ होल यू शुड बी familiar with the basics of Python. सेकेंडली, आपको एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जो बेसिक आइडिया है वो होना चाहिए. So I'm assuming that you're someone who has at least worked on very basic Titanic project or house price prediction project. Okay, इतना भी अगर आपने किया है तो आपको पता होगा different stages like EDA, pre-processing, feature engineering, model training and then evaluation. Okay, it is okay अगर आपको production grade का idea नहीं है, अगर if you have not pushed your model into the production, अगर आपको UI बनाना नहीं आता है, because दिस इज वाई वी आर डूइंग दिस MLOps सीरीज, ताकि उन चीजों से भी आपको familiar कराया जा सके. बट फॉर द टाइम बीइंग, इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग अराउंड बेसिक लाइफ साइकिल, यू आर गुड टू गो. थर्ड, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM या डिसीजन ट्री ये तो मालूम होंगी. इन केस अगर आपको इसमें उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, बट स्टिल अराउंड द बेसिक्स, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत एडवांस लेवल में आपको XG बूस्ट, कैट बूस्ट या न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया होना चाहिए. अगर आपको बेसिक्स रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम मालूम है, you understand what is overfitting, underfitting, what is let's say loss function, cost function, gradient descent, इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए. तो again that will be a plus point for you. And see, you might think कि इतना कुछ पहले से मालूम क्यों होना चाहिए, मतलब we can also go ahead and cover those things in this playlist. तो देखो, बात यह है कि in this playlist I want to keep my focus core on MLOps topic. Okay, अभी इसमें अगर हम लोग डेटा साइंस बेसिक्स भी घुसा देंगे ना तो काफी ज्यादा स्कोप बढ़ जाएगा, प्लेलिस्ट काफी लंबा हो जाएगा, और काफी ज्यादा लोगों के लिए इट विल बी रिडंडेंट कि उनको पहले से ही लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन मालूम है, बट स्टिल वो लोग वीडियोस देख रहे हैं. सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर समवन हु इज एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू इन दिस प्लेलिस्ट. ओके, और आपका अगला टारगेट है कि आपको MLOps बेसिक्स तो आता है, बट इसको प्रोफेशनल लेवल पे, सॉरी आई एम सेइंग कि आपको डेटा साइंस बेसिक्स तो आता है, बट आपको अब MLOps सीख के एक प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल अपने आप को रेडी करना है टू गेट द जॉब. ओके, okay, so I hope you get the idea. And lastly, आप, आई एम सेइंग दैट आपको गिटहब या फिर इन तीनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म में आपका अकाउंट होना चाहिए. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको गिटहब एंड टू एंड आना चाहिए या आपको एक एंड टू एंड आइडिया होना चाहिए अराउंड क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, बिकॉज I have planned to cover these topics in a lot of details in this playlist. So हम लोग एकदम स्क्रैच से GitHub भी सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि AWS जैसे प्लेटफॉर्म पे how do we set up services like IAM user, EC2 instance और ECR repository. ये सब हम लोग एकदम स्क्रैच से देखेंगे. बट ऑल आई एम सेइंग कि आप साइन अप करके रख दो इन प्लेटफॉर्म पे. साइन अप करना बहुत ही आसान है. इफ यू हैव अकाउंट ऑन लेट्स से फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो आई वुड से उससे भी ज्यादा आसान है टू साइन अप ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. ओके, तो आप एटलीस्ट साइन अप करके रख देना, सो दैट, यानी अगर साइन अप भी कैसे किया जाता है, इफ आई स्टार्ट कवरिंग दैट एज वेल, तो थोड़ा स्कोप और भी बढ़ जाएगा. ओके, सो आई जस्ट होप दैट आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच. ऑल आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस आना चाहिए, एंड इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू MLOps. हम लोग टूल्स भी कवर करेंगे, प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे, ये भी देखेंगे कि गिटहब में कैसे प्रोजेक्ट को होस्ट करते हैं, CV में कैसे प्रोजेक्ट को डालते हैं. ट्रस्ट मी, इट विल बी एन एंड टू एंड प्रिपरेशन फॉर यू. इट विल बी माई गारंटी कि आपको एक MLOps या एक डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यू में बैठ के कॉन्फिडेंट फील कराना है. दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन आई हैव दिस हम्बल रिक्वेस्ट
that you follow my guidelines throughout this playlist, and trust me, you will do a good job. So चलो next slide पे चलते हैं. So we are going to cover this introduction to MLOps. एक basic सा definition है that I have taken from internet, which says machine learning operations or MLOps are set of practices that automate and simplify machine learning workflows and development. It is the development and use of machine learning models by development operations या फिर you can say DevOps teams. अभी ऑलरेडी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डेफिनेशन तो हम लोग डायरेक्ट गूगल पे भी पढ़ सकते थे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? एंड आई वुड से दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट स्टिल आई हैव केप्ट दिस डेफिनेशन ओवर हियर बिकॉज अभी जो आगे की स्लाइड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस स्लाइड अगेन, एंड ट्रस्ट मी, एट दैट टाइम व्हेन यू विल बी रीडिंग दिस डेफिनेशन, उस टाइम पे मुझको आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं होगी. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बाय योरसेल्फ. ओके, सो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, एंड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ आपके लिए सिंप्लीफाई होने रहेगा. कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जिससे हम लोग ऑलरेडी थोड़ा कंफर्टेबल हैं, और इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि पहले के प्रैक्टिसेस के साथ आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी जिनके वजह से वी फेल्ट द नीड ऑफ MLOps, और MLOps का इतना डिमांड बढ़ क्यों गया अचानक से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट प्रायर टू MLOps, जो जैसा कि हम लोग पहले काम करते थे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली शायद अभी तक आप इसी लाइफ साइकिल या प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होंगे. सो यूजुअली वी स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और यूज केस. हम समझते हैं कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग कौन से डोमेन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ये हेल्थ केयर है, या फाइनेंस है, या फिर लॉजिस्टिक्स है. ओके, देन आर वी गोइंग टू सॉल्व फॉर अ रिग्रेशन प्रॉब्लम जहाँ पे वी विल बी प्रिडिक्टिंग ए कंटिन्यूअस वैल्यू, या फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ओके, बिटवीन टू और लेट्स से मल्टीपल क्लासेस. तो ये यूज केस को समझते हैं, हम लोग डेटा गैदर करते हैं, देन वी मूव टू EDA. दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग डेटा को समझने का काम करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा, ओके, शुड आई से दैट कौन से फीचर्स में क्या डेटा टाइप्स है, इंटीजर है, फ्लोट है, या ऑब्जेक्ट है, ये चीजें हम समझते हैं. ये भी समझते हैं कि हाउ मेनी फीचर्स वी हैव, आउटलायर्स कौन कौन से फीचर्स में है, नल वैल्यूज का परसेंटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. थोड़ा स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं डेटा के नेचर को समझने के लिए. ये हमको हेल्प करता है समझने में कि क्या वो फीचर्स हैं विच कुड बी यूजफुल फॉर अस, व्हाट आर द रिडंडेंट फीचर्स जिसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आईडी वगैरह हो गया, विच यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, जो प्रिडिक्शन में कोई हेल्प नहीं करता है. सो वी, एज अ गुड प्रैक्टिस, वी एलिमिनेट द आईडी कॉलम. और आउटलायर्स वगैरह कैसे हैंडल करना है, कितना नल वैल्यूज है, इनको कैसे हैंडल करना है, कैटेगोरिकल फीचर्स हैं तो कितने हैं. वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स टू गॉज एन आइडिया कि भाई कौन सा एल्गोरिथम आगे चल के हम लोग यूज कर सकते हैं. ऑन द नेक्स्ट स्टेप वी डू प्री प्रोसेसिंग. सो इसमें यूजुअली इट इज टाइम वेयर वी डील विथ आउटलायर्स. IQR लगाएंगे, जी स्कोर लगाएंगे, या फिर कोई दूसरा मेथड लगाएंगे. बॉक्स प्लॉट कर सकते हैं, QQ प्लॉट कर सकते हैं. उसके अलावा वी अप्लाई नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं. उसके अलावा व्हाट एल्स, नल वैल्यूज हैंडल करते हैं. सोचते हैं कि नल वैल्यूज को हैंडल करने का भी बेस्ट तरीका क्या हो सकता है. शुड वी सिंपली डिस्कार्ड दी रिकॉर्ड्स विद द नल वैल्यूज, या फिर उसको इम्प्यूट करें बाय यूजिंग सम टेक्निक लाइक कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाए, या फिर मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दे ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर. दीज थिंग्स, आई एम प्रीटी श्योर आपको, आप समझ पा रहे हो कि क्या एक्चुअली होता है काम इस पर्टिकुलर स्टेज में. देन नेक्स्ट होता है फीचर इंजीनियरिंग. यहाँ पे वी डू स्टफ लाइक कैटेगोरिकल एनकोडिंग. समझते हैं कि अगर कोई इंटीजर का तो चलो ठीक है, इंटीजर एंड फ्लोट कंप्यूटर्स कैन हैंडल, लेकिन अगर टेक्स्ट है तो उसको कैसे हैंडल करें. प्लस कैन वी क्रिएट अ न्यू फीचर बाय कंबाइनिंग द एग्जिस्टिंग फीचर्स. इन चीज़ों को भी समझते हैं. तो हो सकता है कि इनिशियली आपके डेटा सेट में 10 फीचर्स थे, बट यहाँ तक आते आते फीचर इंजीनियरिंग लगा के आपने 20 या 22 फीचर्स लेट्स से तैयार कर दिया. ओके, सो ये काम भी हैविली होता है स्टेज पे. देन वी मूव टू फीचर सिलेक्शन. अब ये जो आपने 25 फीचर्स बना लिए,
not necessarily all the features will be contributing to the prediction of the target column, जहाँ पे आप एक continuous value या फिर एक class को predict कर रहे हो. Okay, so most probably यहाँ से you would like to discard some of the features which is not that important. So obviously आप यहाँ पे भी कुछ statistics लगाओगे, chi-square test, ANOVA test, काफी कुछ है. फिर पियर्सन कोरिलेशन चेक कर सकते हो. सो इन अ नटशेल ऑल यू आर ट्राइंग टू डू कि भाई यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन्हीं फीचर्स को रखें और बाकी सारे को निकाल दें, ताकि हमारा मॉडल ट्रेनिंग बहुत एफिशिएंटली हो सके. ओके, कोई ओवरफिटिंग वगैरह फालतू की चीजें ना हो. एंड ऑब्वियसली ऑन द नेक्स्ट स्टेज वी डू मॉडल ट्रेनिंग एंड हाइपर ट्यूनिंग. दो तीन अपने चॉइस के, अपने जो कि यहाँ तक हमको लगता है इस स्टेज तक आने तक कि हाँ, लेट्स से डिसीजन ट्री हमारे लिए अच्छा हो सकता है या रैंडम फॉरेस्ट अच्छा हो सकता है. वी टेक ऑल दोज एल्गोरिदम्स and we do the hyper tuning and all. Then we do the model evaluation to understand that which was the algorithm that performed the best and under what hyper tuning setting we got the best performance. तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. और आई कैन इमेजिन दैट आप लोगों में से ज़्यादातर लोग शायद इस स्टेज पे आके गिव अप कर देते होंगे या फिर प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते होंगे इफ़ यू आर अ बिगिनर. इफ़ यू आर समवन जो लेट्स से पिछले 6 से 18 महीने के बीच में डेटा साइंस सीखने की कोशिश कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर अ बिगिनर और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद लेट्स से फ्लास्क या फिर स्ट्रीमलिट जैसे फ्रेमवर्क को लगा के एक ऐप बिल्ड करते होंगे, सो दैट आपका ये जो मॉडल है इसको एक्चुअली यूजर यूज भी कर सके. ओके, लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे जो यूजर है वो 4-5 वैल्यूज या फिर फीचर्स को इनपुट करके ही इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द टारगेट क्लास. ये कोई क्लासिफिकेशन करने वाला क्लास हो सकता है या फिर इट कुड बी अ कंटिन्यूअस वैल्यू एज वेल. आई होप यू गेट द आइडिया. देन शायद आप लोगों में से 2-5% लोग ऐसे भी होंगे जिनको डिप्लॉयमेंट का कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहता होगा. बट इन अ नटशेल this is all that we do or we used to do with the old practices before the existence of MLOps. Okay, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इन प्रैक्टिसेस के साथ what were the problems. आखिर क्या ऐसी जरूरत थी जिनके वजह से MLOps का डिमांड बढ़ गया. ओके, सो लेट्स कवर दैट पार्ट एज वेल. या यहीं पे देखते हैं क्लीन तरीके से. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है इस प्रोसेस में, आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्टली आप एक जुपिटर नोटबुक पे काम करते होंगे या फिर लेट्स से आप अगर आईडी भी यूज कर रहे होंगे तो आप एक प्रोसीजरल कोडिंग लिख रहे होंगे जहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड जो है आपका फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है. बट वेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हो तो यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि भाई एक्सपेरिमेंट बेसिस पे आप एक नोटबुक पे लिख लो कोड, ठीक है, आप फीचर इंजीनियरिंग कर लो, अपना मॉडल टेस्ट कर लो, इवेल्युएट कर लो, दैट इज फाइन. लेकिन आपका वो वाला कोड उठ के प्रोडक्शन में नहीं जाने वाला है या फिर वो आपके एम्प्लॉयर के किसी काम नहीं आने वाला है. ओके, सो उस लेवल पे जाके आपको एक ऐसा कोडिंग स्टैंडर्ड, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ टू सच लेवल जहाँ पे आप एप्लीकेशन बना सकते हो या फिर आपका जो कोड है वो एक्चुअली एंड यूजर के काम आए. ओके, गिव मी 1 minute, आई नीड टू एडजस्ट माय एसी फर्स्ट. या फाइन. सो बहुत जरूरी है कि आप ऊप्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफी अच्छे हो, क्योंकि ट्रस्ट मी बीइंग समवन हु इज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट फॉर पास्ट मोर देन 5 years, और मुझको वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा जो है 7 साल से ज़्यादा का है. सो आई कैन टेल यू दिस थिंग कि जो ज़्यादातर डेटा साइंटिस्ट लोग हैं जो कि प्रोडक्शन ग्रेड पे काम कर रहे हैं वो ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं. ओके, वो मॉड्यूलर कोडिंग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे देर आर मल्टीपल फाइल्स टॉकिंग टू ईच अदर इन अ मेन फाइल. ओके, दे आर यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक लॉगिंग मॉड्यूल, एक्सेप्शन मॉड्यूल. अब अगर आप एक बिगनर कोडर हो तो शायद आपको ये चीज़ें काफ़ी एलियन लग रही होंगी कि भाई ये सब है क्या, मतलब समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या है लॉगिंग, एक्सेप्शन, मॉड्यूलर कोडिंग. बट दिस इज व्हाई वी आर हैविंग दिस प्लेलिस्ट.
हम लोग इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में कवर करेंगे कि कैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट लगा के कोड करते हैं, कैसे मॉड्यूलर कोडिंग को लिखा जाता है, लॉगिंग या एक्सेप्शन मॉड्यूल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन चीज़ों को अप्लाई करने पे आपका प्रोग्राम बेटर कैसे बन पाता है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे बिकॉज एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर आप इस कोडिंग स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे होंगे। दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर एम्प्लॉयर। सेकेंडली, पहले हम कोई डेटा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर रहे थे। आई टेल यू व्हाट डेटा मैनेजमेंट इज। ओके, सो लेट मी टेक यू बैक हियर। सो इस स्टेज पे जब आप डेटा गैदर कर रहे होते हो, सो डेटा गैदरिंग के नाम पे आप ज्यादा कुछ नहीं, एक CSV फाइल लेके बैठ जाते हो जिसको आप अपने लोकल पे टेस्ट करते रहते हो। बट यू कैन इमेजिन दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ कंपनी, वो आपको आपके सिस्टम में एक CSV फाइल तो उठा के नहीं दे देंगे कि हाँ लो अब बैठ के काम करो। ओके, द डेटा वुड बी कमिंग फ्रॉम अ सोर्स लाइक S3। ओके, या फिर हो सकता है कि MongoDB से आ रहा होगा, या फिर किसी दूसरे डेटाबेस सोर्स से आ रहा होगा। ओके, लेकिन ऐसे कोई उठा के आपको आपके लैपटॉप में CSV फाइल नहीं दे देगा। हो सकता है कि आपको एक छोटा सैंपल फाइल मिल जाए कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन कर लो, अपने लोकल में टेस्ट करके देख लो कि क्या मॉडल काम कर रहा है या फिर डेटा का नेचर क्या है। लेकिन आप जब एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो, ओके, या फिर आपका एप्लीकेशन जो कि एक्चुअली विच इज सपोज टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर, वहां पे your application is supposed to fetch the data in a real time from the data source। okay, और ये जो डेटा है, हो सकता है कि ये ओवर द टाइम चेंज हो रहा हो सकता है कि इस डेटा को हर बाई वीकली या फिर हर महीने अपडेट किया जा रहा है। इन दैट केस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपका ये जो एप्लीकेशन है, ये एक फिक्स पीरियड पे इस नए डेटा को फेच करे, इस नए डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग और मॉडल ट्रेनिंग हो, ताकि परफॉर्मेंस जो है ये ओवर द टाइम डिग्रेड ना हो। ओके, सो इस चीज को बोलते हैं, अगर आपने इस चीज को मैनेज करना सीख लिया अपने कोड के अंदर, तो इसी को डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं। आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज अभी आपको 100% समझ में आ जाए इस लेयर पे, बट अगर आप इतना भी समझ पा रहे हो कि हाँ भाई, जब हम लोग एक प्रोफेशनल लाइफ में एज अ प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, सो वी डोंट हैव ए सिंगल CSV फाइल टू डील विथ, दैट ऑल्सो लोकली। वो कहीं से आ रहा होता है, एक पाइपलाइन से डेटा आ रहा होता है। अगर आप इतना भी समझ पा रहे हो, देन यू आर गुड टू गो। और आप एटलीस्ट वो नीड आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली नीड क्या है जिसकी वजह से आपको एडवांस MLOps सीखना पड़ रहा है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड थिंग कि आपको डेटा मैनेजमेंट हम लोग प्रीवियसली नहीं कर पा रहे थे। थर्ड, हम लोग कोड का, डेटा का या मॉडल का वर्जनिंग भी मोस्टली मेंटेन नहीं कर रहे थे ओल्ड प्रैक्टिसेस में। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कोड का तो वर्जनिंग हम लोग कर ही रहे थे गिटहब पे। चलो, अगर आप लोग कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर यूजिंग गिटहब टू डू नॉन लीनियर डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, सो लेट मी टेल यू दैट विद इन दिस प्लेलिस्ट वी विल हैव अ डेडिकेटेड वीडियो जहां पे हम लोग गिट और गिटहब को एंड टू एंड कवर करेंगे। इन केस यू आर समवन जिसको गिटहब में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, यू जस्ट मेक श्योर कि आप गिटहब में साइन अप करके रखना। सेकेंडली, आई गेस, आई मीन इट इज ओके अगर आपको मालूम ना भी हो तो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट या फिर MLOps इंजीनियर, आपको डेटा और मॉडल के भी वर्जन्स मेंटेन करने होते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। लेट्स से आप एक BFSI डोमेन में हो और आप एक बैंक के लिए काम करते हो। यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हु बिलोंग्स टू अ बैंक, और आपका जो है, आप एक प्रोजेक्ट में काम करते हो जहाँ पे यू हैव बिल्ट अ मशीन लर्निंग मॉडल जो एक यूजर के काफी सारे एस्पेक्ट्स या फीचर्स को या फिर डेटा को देखते हुए ये प्रेडिक्ट करेगा यहाँ पे टारगेट कॉलम में कि इसको क्रेडिट कार्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओके, और लेट्स से कि आप जो है ये एक डेटा को यूज कर रहे हो टू बिल्ड दिस मॉडल और एप्लीकेशन। ओके, अब मान लो आपका ये जो मॉडल है ये काफी जबरदस्त प्रेडिक्शन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट कॉलम, और 2020 तक ये काफी अच्छा परफॉर्म करता रहा। ओके, बट यू नो वेरी वेल दैट 2020 के बाद पूरे वर्ल्ड में देयर वाज अ मेजर शिफ्ट ड्यूरिंग कोविड,
और काफ़ी टाइप के डेटा थे रिलेटेड टू स्ट्रीमिंग, रिलेटेड टू फाइनेंस, हेल्थ केयर, जिसका नेचर बदल गया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। ओके, बिकॉज लोगों का जो यूजेज पैटर्न था वो बदल गया। अब ओवर द टाइम जब आपका डेटा बदल गया तो ऑब्वियसली नाउ यू हैव ए न्यू वर्जन ऑफ डेटा, जिसमें मान लो कि आपका 2020 से लेके 2022 तक का डेटा इसमें अब ऐड हो गया। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस एंटायर डेटा को कैप्चर करो, इसको और इसको, या फिर रीसेंट डेटा को ज़्यादा प्रायोरिटी दो टू रीट्रेन योर मॉडल। ओके, और मान लो कि इस नए डेटा को के ऊपर ट्रेन करने के बाद अगर आपके मॉडल का परफॉर्मेंस जो है वो पहले से भी बेकार हो गया, then in that case it is also important to roll back to the previous data, and same applies with the model as well. Okay, आपने लेट्स से कोई नया मॉडल ट्रेन किया ये सोच के कि हम लोग पहले से बेटर परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। लेट्स से आप 95% एक्यूरेसी पे हो एंड यू आर टारगेटिंग टू रीच 98% एक्यूरेसी विद दिस मॉडल, विद द एग्जिस्टिंग मॉडल, एंड पता चला कि रीट्रेन करने के बाद आपका एक्यूरेसी गॉट ड्रॉप टू 90% एक्यूरेसी। ओके, in that case you would want to roll back to this previous model. Okay, in that case again ये आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है कि आप मॉडल का भी वर्जन मेंटेन करो। सो आई गेस आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि विद दी ओल्ड प्रैक्टिसेस हम लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे। कोड का तो चलो गिटहब पे अगर हम लोग वर्जन मेंटेन कर भी रहे हैं, बट फॉर डेटा एंड मॉडल वी वेर नॉट मेंटेनिंग एनी वर्जन। इसके वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट था भी नहीं। एंड गेस व्हाट, जब आप एमएल ऑप्स के ऊपर काम कर रहे हो तो इन कामों को करने के लिए देयर आर डेडिकेटेड टूल्स लाइक डीबीसी, एक काफ़ी फेमस टूल है, एक एमएल फ्लो करके भी टूल है। ओके, सो ये टूल्स है जो आपको सीखना पड़ता है टू मेंटेन द वर्जनिंग ऑफ योर डेटा एंड मॉडल। कोड का तो चलो गिट पे हो भी जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली ये टूल्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं इन दिस प्लेलिस्ट। चलो यहाँ तक हुआ। इसके अलावा हम लोग एक डेटा पाइपलाइन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी देयर वाज नो स्कोप अर्लियर। अब डेटा पाइपलाइन और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। सो अर्लियर वी डिस्कस्ड कि आपका मान लो एक डेटा है जो S3 से उठ के आ रहा है। ओके, ये डेटा आपका मान लो आ रहा है यहाँ पे EDA पे डायरेक्टली, और वही डेटा फिर प्री प्रोसेसिंग में जा रहा है, वही फिर फीचर इंजीनियरिंग में फीचर सिलेक्शन में जा रहा है। ओके, एंड लेट्स से ओवर द टाइम आपका ये जो डेटा है ये चेंज हो रहा है। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, या फिर यू कैन से कि कोई नया कॉलम ऐड या रिमूव हो रहा है। सो इन दैट केस you would not want to work on this entire life cycle again, कि फिर से ये सारे स्टेजेस पे आपको काम करना है। तो आपको क्या करना होता है, आपको एक डेटा पाइपलाइन बनाना पड़ता है। ओके, कि यहाँ पे अगर इफ योर डेटा इंजीनियर और योर बैकएंड टीम इज इवन टेलिंग यू कि भाई यहाँ पे जो डेटा है ये जो बदल गया है, आप इसको अपने एप्लीकेशन के ऊपर एक बार रन करके देख लो, तो आप सिंपली एक कमांड को चलाओगे अपने एप्लीकेशन में। ओके, और ये जो पूरा पाइपलाइन है ये खुद पे खुद रन हो जाएगा। आपका प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, ये खुद पे खुद रन हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक एफिशिएंट डेटा पाइपलाइन मेंटेन करना। ओके, और इससे आप काफी एफिशिएंट हो जाते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज लेट्स से इस काम को करने में, इस पाइपलाइन को बनाने में आपने इनिशियली यू हैव स्पेंट लेट्स से अ वीक और 10 डेज। ओके, इनफैक्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ज्यादातर टाइम इसी इन स्टेजेस में ही स्पेंड हो रहा होगा कि आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो या फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो अगर आप एक रोबस्ट पाइपलाइन बना पा रहे हो जिससे कि डेटा चेंज होते ही ये सारा का सारा फ्लो खुद पे खुद रन हो जा रहा है, तो इससे आपकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो इस चीज को बोलते हैं एक रोबस्ट डेटा पाइपलाइन बनाना। सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने का मतलब होता है कि लेट्स से आपका डेटा तो ओवर द टाइम चेंज नहीं हुआ है। ओके, बट यहाँ पे मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विथ योर मॉडल इवेल्युएशन, then what you would want to do is that you would want to play around with the pre-processing or feature engineering thing. Okay, आप चाहोगे कि यार you know what, previously I removed all the records with the null values, so एक काम करते हैं, इस बार null values को डिफरेंटली हैंडल करके देखते हैं, या फिर इस बार आउटलायर्स को डिफरेंटली हैंडल करके देखते हैं। मे बी
उसके वजह से आपका जो मॉडल परफॉर्मेंस है वो शायद इंप्रूव हो जाए. ओके, सो यू वुड वांट टू गो बैक एंड डू दी स्मॉल चेंजेस कि इस बार हम लोग लेट्स से IQR मेथड के जगह ओके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करना चाहते हैं आउटलायर हैंडल करने के लिए. ओके, सो इस चीज को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन. एक डेटा साइंटिस्ट काफी बार इस स्टेज पे आके रोल बैक करता है वापस पीछे कि चलो अपने टेक्निक्स में कुछ डिफरेंटली करके देखते हैं कि शायद उससे मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो जाए. ओके, और अगर सोचो कि आपने एक पाइपलाइन बना दिया है जहां पे आप सिंपली वापस जाके IQR फंक्शन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन को कॉल कर दे रहे हो और आपका ये पूरा का पूरा पाइपलाइन खुद से कॉल हो जा रहा है. इन दैट केस आप इस पूरे फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हो और आपके लिए ये टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन काफी आसान हो जाता है. सो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कोड जो है उस स्टैंडर्ड्स में लिखना है, ऐसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करना है, इतना रोबस्ट पाइपलाइन बनाना है कि आगे चल के अगर आपका डेटा में कुछ चेंजेस हो रहा है और आपको उस नए डेटा के ऊपर पूरे लाइफ साइकिल को रन करना है या फिर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करना है यहाँ या यहाँ पे, तो आपके लिए वो पूरे 15-20 दिन की मेहनत को दोबारा रिपीट ना करना पड़े. ओके, सो इस चीज को बोलते हैं एक एफिशिएंट डेटा पाइपलाइन या एक्सपेरिमेंटेशन करना. ओके, और इस चीज को करने के लिए भी वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम टूल्स लाइक MLflow. ओके, इनफैक्ट DVC भी हम लोग यूज कर सकते हैं. बट currently what I'm trying to tell you कि पहले ड्रॉबैक्स क्या थे एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक. ओके, नेक्स्ट है कि पहले हम लोग CI/CD का तो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं रहे थे. अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई CI/CD होता ही क्या है वही हमको नहीं पता है. ठीक है, चलो ज्यादा कुछ इट इज नॉट अ बिग डील, एक बार में आप समझ जाओगे. तो मान लो कि आपने ये एंड टू एंड कोड कर दिया है इस पूरे लाइफ साइकिल को. ओके, और वापस जाके लेट्स से फ्यूचर में यू वांट टू मेक और इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ चेंजेस हियर द वे यू आर डूइंग फीचर इंजीनियरिंग, और लेट्स से आप बस अपने कोड को इम्प्रूव करना चाह रहे हो. लेट्स से कि ये जो आपका स्टेप है प्री प्रोसेसिंग का, यहाँ पे काफी टाइम लग जा रहा है. ओके, कोड को रन करते टाइम, और आप चाह रहे हो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये कम करना है, और आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके यहाँ पे इस स्टेज पे लिखे हुए फंक्शंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट कर दिया कि अब इसको अब रन करने में समझो अब उतना टाइम नहीं लग रहा है जितना पहले लगना चाहिए था. तो आपने अपने खुद के ही कोड को और भी एफिशिएंट कर दिया टू मेक योर एप्लीकेशन व्हाट कैन यू से मोर रोबस्ट, और इसका परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाए और आपके यूजर एंड को और भी बेटर एक्सपीरियंस मिले. ओके, बट लेट्स से इस इंटीग्रेशन को करते टाइम या फिर इस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते टाइम जब आपने रन किया इस एंटायर चीज को तो ये आपका कोड फेल हो गया. ओके, बिकॉज ये जो आपका छोटा सा चेंज था जो आपने यहाँ पे एक या दो फंक्शन के साथ किया, ये इंटीग्रेट नहीं हो सका आपके पूरे फ्लो के साथ, पूरे लाइफ साइकिल के साथ. ओके, सो इस स्टेज पे जरूरी होता है कि हम लोग एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन नाम के एक टेस्ट को इम्प्लीमेंट करें कि भाई हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं ये हमारे कोड में सही से इंटीग्रेट हो भी पा रहा है कि नहीं. सो इस टेस्ट को बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगर आपका ये इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो भी जा रहा है तो ये जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है यहाँ पे रियल टाइम ये डिप्लॉयमेंट भी हो जाए. व्हाट आई एम सेइंग कि आपका कोड यहाँ पे इंटीग्रेट भी हो गया, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन भी परफॉर्म हो गया, और मॉडल भी फिर नए से ट्रेन होके मॉडल इवैल्यूएशन होके यहाँ डिप्लॉयमेंट तक ये चीज रन हो गया. यानी कि ये डिप्लॉयमेंट अगर आपके समझ लो किसी AWS सर्वर पे अगर चल रहा था तो वहां पे रियल टाइम ये CI की वजह से डिप्लॉयमेंट भी वहां पे रियल टाइम हो जा रहा है. इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट. ओके, तो आपका एक बार अगर कोड या एप्लीकेशन रेडी हो जाए और यूजर एंड उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आगे चल के इन अ प्रोफेशनल लाइफ ये सिनेरियो आपको जरूर देखने मिलेगा कि आपको बोला जा रहा है कि मे बी देर इज अ नीड कि आप यहाँ पे कुछ कोड इंटीग्रेशन चेंजेस करो. ओके, और ये जो पूरा फ्लो है ये CI/CD
के अंडर वो होना चाहिए कि आपका कोड इजीली इंटीग्रेट भी हो जाए और डिप्लॉयमेंट तक भी कंटिन्यूअसली वो चला जाए। ओके, सो इसको बोलते हैं CI/CD। और एक ML ऑप्स इंजीनियर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है इस चीज को परफॉर्म करने में। CI/CD को भी इम्प्लीमेंट करने में देर आर टूल्स लाइक गिटहब एक्शंस, सर्कल CI, जेंकिंस। और डोंट वरी, इन चीजों को भी हम एकदम स्क्रैच से सीखेंगे कि एक CI/CD पाइपलाइन को बनाते कैसे हैं। दैट विल ऑल्सो बी ए स्कोप ऑफ दिस प्लेलिस्ट मेजरली, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ ड्रॉबैक्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। तो चलो, अगर ओल्ड प्रैक्टिसेस में अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट कर ही नहीं रहे हो, फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप स्केलेबिलिटी या मॉनिटरिंग के बारे में सोचो। बट स्केलेबिलिटी या मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बना दिया जो इंटरनेट पे चला गया है। ओके, और अब जो है इसको एक यूजर है जो किसी URL से, लेट्स से www, आपका कुछ भी एक URL है, उससे हिट कर पा रहा है आपके एप्लीकेशन को। ओके, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेली बेसिस में मान लो आपकी एप्लीकेशन को 10 से 15 यूजर चला रहे होंगे, बट गेस व्हाट, आपका जो एप्लीकेशन है ये काफी पॉपुलर हो गया और सडनली इस पे यूजर स्पाइक हो गया, मतलब कि काफी ज्यादा यूजर इस पे आने लगे और ट्रैफिक सडनली बढ़ गया। ओके, सो जहां पे आप 10 से 15 यूजर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे आप अब मान लो 100 से 150 यूजर्स आने लगे एवरी डे। तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ओवर द क्लाउड या फिर ओवर द इंटरनेट अब लैग करेगा, आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। और इस चीज को आप मेंटेन कर सको कि आपका एप्लीकेशन 100 या फिर 1000 यूजर को भी वही एक्सपीरियंस दे सके जो 10 या 15 यूजर्स को दे रहा था, इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ओके, एंड ओवर द टाइम आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड ना हो, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। एंड जब आप अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे होते हो, तो बहुत जरूरी है कि चलो आपने एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के तौर पे एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय कर दिया, अब उसको आपका क्लाइंट यूज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवर द टाइम आप उसके स्केलेबिलिटी और मॉनिटरिंग पे भी ध्यान दो, ये भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट अर्लियर डेटा साइंटिस्ट वेर नॉट डूइंग, बट वंस यू लर्न ML ऑप्स या फिर जब आप एक ML ऑप्स इंजीनियर के डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर रहे होते हो, तो ये चीज भी आपसे एक्सपेक्ट की जा रही होती है। And the last drawback that I want to discuss, which was there with the older practices, is the cross team friction. Okay, so मान लो कि आप काम कर रहे हो एज अ डेटा साइंटिस्ट। अब मान लो कि आपको बैकएंड में डेटा को समझने के लिए या फिर डेटा सोर्स को समझने के लिए या फिर डेटाबेस में आपके क्रेडेंशियल्स को सेटअप करने के लिए अब आपका डिपेंडेंसी है डेटा इंजीनियरिंग टीम के ऊपर। ओके, या फिर मान लो कि प्रोडक्शन में आपका एप्लीकेशन कैसा काम कर रहा है या फिर उसको पुश कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, इस चीज पे मान लो अब आप डिपेंडेंट हो गए डेवऑप्स टीम्स के ऊपर। ओके, तो जब आप अपने काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के रिलाई रिलाई करते हो, तो इससे एक फ्रिक्शन बढ़ता है। ओके, आपको मीटिंग सेटअप करनी पड़ती है, हो सकता है कि इस टीम का बंदा अवेलेबल ही नहीं है या फिर इस टीम में अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको एक ऐसी मीटिंग पे जाना पड़े जिसपे तीनों टीम के लोगों को एक साथ प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, सो इन चीजों की वजह से जहां पे क्रॉस टीम डिपेंडेंसी जो है दैट इज इंक्रीजिंग, तो इसकी वजह से आपका काम डिले होता है फालतू का। ओके, बट एज एन ML ऑप्स इंजीनियर जो है, आप सिर्फ और सिर्फ एक डेटा साइंटिस्ट स्किल सेट के साथ काम नहीं कर रहे होते हो, आप काफी कुछ ऐसा हैंडल कर लेते हो जो एक डेटा इंजीनियर देख जो कि एक डेटा इंजीनियर देख रहा होता है, जैसे कि डेटा पाइपलाइंस को मेंटेन करना। ओके, डेटा के का वर्जनिंग करना एटसेट्रा। और आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एक सॉरी, आई शुडंट हैव मेंशन्ड डेफ हियर, इट शुड बी ऑपरेशंस पीपल। ओके, माय बैड। तो आपको ऑपरेशंस का भी काफी कुछ इधर देखना पड़ता है। तो एज अ ML ऑप्स इंजीनियर आप ऑपरेशंस के बारे में भी एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग रखते हो। ओके, सो इन अ नटशेल आप काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाते हो कि भाई अब आपका क्रॉस टीम जो डिपेंडेंसी है वो घटने लगता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन चीजों के वजह से
जब आप डेटा साइंस सीख भी लेते हो ऑन अ डिसेंट लेवल और आप एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल समझ पा रहे हो डेटा साइंस का, तब भी जॉब मिलना मुश्किल इसीलिए रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी, कि अभी भी द कंपनी नोज या द एम्प्लॉयर नोज कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, ये सारे ड्रॉबैक्स अभी भी देखने मिलेंगे आपके काम में, और इस वजह से और भी मुश्किल हो जाता है आपके लिए एक जॉब लैंड कर पाना। सो आई गेस कि अभी तक आपको काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा कि भाई इस इन ओल्ड प्रैक्टिसेस के साथ ड्रॉबैक्स क्या थे जिनकी वजह से अब एमएल ऑप्स का डिमांड बढ़ रहा है और एमएल ऑप्स सीखने को बोला जा रहा है। तो काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया, जो कि स्पेंड करना ज़रूरी भी था। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। सो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को आपको लग रहा होगा कि यार ये क्यों ही डिस्कस करना है, बट आप बने रहो लेक्चर में, आपको समझ में आने रहेगा कि एक्चुअली इस टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है, और ये आपको और भी हेल्प करेगा समझने में कि एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर आप कैसे और भी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाते हो अपने एम्प्लॉयर के लिए। ओके, सो ये है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड दिस इज ए पर्सन बिलोंग्स टू द ऑपरेशंस टीम। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर तो डेवलप करेगा ही, या तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाएगा या फिर ये एक मान लो पाइथन ऑटोमेशन कर रहा होगा। वंस कंप्लीटिंग दैट थिंग इट विल डू द टेस्टिंग। ओके, ये शायद यूनिट टेस्टिंग जैसी चीज़ों को परफॉर्म करे। यूनिट टेस्टिंग इज सिंपली, अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग डिफरेंट फंक्शन एंड मॉड्यूल्स ऑफ योर डेवलपमेंट और योर सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऑब्वियसली अगर इसने डेवलपमेंट किया है, एक डेवलपर ने, तो अपने काम को टेस्ट भी करेगा। एंड देन एक क्यूए टीम होता है, या फिर यू कैन से दिस इज ए टीम जहाँ पे जो लोग होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस अप्लाई करते हैं इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कि इनका जो काम है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ये अप टू द मार्क है कि नहीं। एक बार ये चीज़ होने के बाद जो ऑपरेशंस वाले लोग होते हैं दे कम इनटू द पिक्चर, और ये क्या करते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर को कंटेनराइज करेंगे। सो कंटेनराइज करने का मतलब होता है कि शायद आपने डॉकर का नाम सुना होगा। ओके, सो एनीवेज डॉकर को भी हम लोग कवर करेंगे काफ़ी डिटेल्स में इस प्लेलिस्ट में, बट यूँ समझ लो कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर बना है, ओके, इसको एक ऐसे पैकेज में या फिर इमेज में रैप कर देना जो किसी भी दूसरे लैपटॉप पे जाके आसानी से रन हो सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लैपटॉप पे रन हो रहा था। ओके, सो डजंट मैटर कि ये सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा रिलाय करता है आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आपके आपने जिस एनवायरनमेंट, जिस डिपेंडेंसी के साथ इस सॉफ्टवेयर को बनाया है उसके ऊपर। अगर वो सारी चीज़ें इस अगले लैपटॉप में नहीं भी है ना, फिर भी ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा वहाँ पे। ओके, सो इसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन, और डिलीवरी पार्ट भी इसी को बोलते हैं। सो एक ऑपरेशंस का जो रिसोर्स होता है वो डिलीवरी देखता है, वो डिप्लॉयमेंट देखता है, ये AWS या अज्योर जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्वर सेटअप करेगा। सर्वर न कि केवल सेटअप करेगा बल्कि वो रिपोजिटरी जहाँ पे डिलीवरी हुआ है, जहाँ पे इस इमेज को स्टोर किया गया है, वहां से फेच करके रन भी करेगा इस सर्वर के ऊपर जिसको AWS में कॉन्फ़िगर किया गया है। और फिर मेंटेनेंस का भी देखता है कि ओवर द टाइम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, स्केलेबिलिटी बोलो या फिर ये सारी चीज़ों को भी देखता है कि पोस्ट प्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये दोनों टीम, ये डेवलपर्स और ऑपरेशंस वाले जब साथ में काम करते हैं तो ये उनका लाइफ साइकिल हो जाता है प्रोजेक्ट का। ओके, सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे भी ये लोग स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ। ओके, समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पीछे नीड्स क्या है। ओके, और व्हाट द बिजनेस और द यूजर एंड इज एक्सपेक्टिंग। ओके, डिफाइन करते हैं अच्छे से अपने प्रॉब्लम को, यूज केस को। एक हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर का कि किन मॉड्यूल्स को रखना है, कैसे वो आपस में दे विल बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। ओके, सो
डिजाइनिंग आपको आगे चल के और भी ज्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा इस एमएल ऑप्स के कोर्स पे। सो अभी आपको अगर डिजाइनिंग एक सॉफ्टवेयर का नहीं भी समझ आ रहा है, सो इट इज फाइन। फाइनली वो लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि चलो अब कोड करना है, सॉफ्टवेयर को बनाना है। फिर टेस्टिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर वाले भी करेंगे, क्यूए टीम भी करेंगे, ओके। फिर यहाँ पे ऑपरेशंस वाले डिप्लॉयमेंट का देखेंगे, डिलीवरी का देखेंगे, मेंटेनेंस का देखेंगे। ओवर द टाइम मेंटेनेंस के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम उन्होंने अगर नोटिस किया, सो वापस वो लोग उस चीज को रिक्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं कि भाई देखो, ड्यूरिंग मेंटेनेंस ये सारे बग्स हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट है जो आगे से उठ के आ रहे हैं। फिर वापस उसमें डेवलपर्स हाथ लगाते हैं, उसको उस नीड के अकॉर्डिंग अपने आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, और ये लाइफ साइकिल जो है ये फॉलो होता रहता है, ओके। सो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को, लेकिन अभी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल को, ओके। और आप यहाँ पे समझ पा रहे हो इस लाइफ साइकिल के अंडर को काफी कुछ ड्रॉबैक्स कवर हम लोग कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे थे, काफी सारे इश्यूज यू कैन सी। तो जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखते हो, सो वहां पे लेट मी चेंज द कलर अगेन, वहां पे आपका कोडिंग स्टैंडर्ड्स का झंझट नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ऑब्वियसली उनका जो कोडिंग स्टैंडर्ड होता है वो एक डेटा साइंटिस्ट से बेटर ही होता है। वहां पे वो लोग अपने डेटा मैनेजमेंट को, अगर उनका सॉफ्टवेयर यूज कर भी रहा है किसी डेटा को, ओके, तो उसको वो काफी अच्छे से अपने डेटा इंजेक्शन को, जहां से डेटा इंजेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि आप एक जगह से डेटा उठा के अपने सॉफ्टवेयर में इंजेस्ट कर रहे हो, और आर्टिफैक्ट्स भी हम लोग समझेंगे, नॉट अ बिग डील। इन चीजों को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं, ओके। वर्जनिंग देख लेते हैं, पाइपलाइन या एक्सपेरिमेंटेशन को बहुत रोबस्ट तरीके से मैनेज करते हैं। इतना तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कर ही लेता है, और नीचे की जो चीजें हैं इसको ऑप्स वाला देख लेता है। सो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जो काम कर रहा है, ओके, और यहाँ पे जो ऑपरेशंस वाले जो काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके उन सारे ड्रॉबैक्स को कवर कर ले रहे हैं जो आपको पहले के डेटा साइंस प्रैक्टिसेस में जो इश्यूज आ रहे थे। और इन चीजों को कवर करने के लिए जरूरी है कि अब आप भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की कोडिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करें एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्लस आप ऑपरेशंस वाले बंदे का भी कुछ अंडरस्टैंडिंग रखें, ओके। एंड दिस इज हाउ एमएल ऑप्स का जन्म होता है, दिस इज हाउ एमएल ऑप्स इतना डिमांड में आया, ओके। क्योंकि अब आप सोच के देखो, आप बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो, आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन आपका काम जो है वो एक जुपिटर नोटबुक पे ही पड़ा हुआ है। उससे आपको ये एम्प्लॉयर को क्या लेना देना है कि आप इंपोर्ट नंपाई एज एनपी कर रहे हो, उसको क्या ही समझ में आएगा, ओके। जब तक आपका कोड उठ के एक मेच्योर सॉफ्टवेयर का रूप लेके एक जगह पे जाके डिप्लॉय नहीं हो रहा है, और उस डिप्लॉयमेंट को भी, उस एप्लीकेशन को भी आप ओवर द टाइम मॉनिटरिंग या फिर रीट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो आप एक्चुअली एज अ डेटा साइंटिस्ट अपने एम्प्लॉयर के लिए उतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपके काम को प्रोडक्शन तक ले जाने के लिए फिर क्रॉस फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले को बुलाना पड़ेगा, ऑपरेशंस वाले को बुलाना पड़ेगा, एंड इन चीजों की वजह से अभी एमएल ऑप्स का डिमांड बढ़ रहा है। तो सोचो, एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर आप जो हो, आप, ओके, हम लोग वापस इस स्लाइड पे पहले आ जाते हैं वेयर वी वेयर अर्लियर, ओके। सो एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर आप कोशिश करते हो कि आप एक डेवलपर के लेवल का कोड लिखो, ओके, प्लस आप ऑपरेशंस वाले का भी अंडरस्टैंडिंग रखो, ओके। इससे क्या होता है कि यू बिकम समवन हु हैज द स्किल और एबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, ओके। आप जो हो डेटा इंजीनियरिंग का भी काम कुछ हद तक जानते हो, एंटायरली जानने की जरूरत है भी नहीं, डेटा साइंटिस्ट तो आप अच्छे खासे हो ही। उसके अलावा आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लेवल का नहीं भी, तो उस उससे मैचिंग कुछ हद तक आप वो मॉड्यूलर कोडिंग कर लेते हो, आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ओके, और आपको ऑपरेशंस का भी नॉलेज है। और जब आप एक एमएल ऑप्स इंजीनियर बन जाते हो,
तो ये स्कोप हो जाता है आपका। अब आप खुद सोच के देखो, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर और आपको अपनी कंपनी के लिए एक डेटा साइंस प्रोफेशनल हायर करना है, तो आप एक बेसिक डेटा साइंटिस्ट को हायर करना चाहोगे या फिर आप एक एमएल ऑप्स इंजीनियर को हायर करना चाहोगे जो कि ये सब कुछ कर ले रहा है? ओके, सो नाउ आई होप दैट यू हैव गुड क्लैरिटी कि क्यों जो है डेटा साइंटिस्ट के होते हुए वी फेल्ट द नीड ऑफ एन एमएल ऑप्स इंजीनियर, और एमएल ऑप्स सीखने के बाद जो है आप कैसे और भी ज्यादा यूजफुल हो जा रहे हो अपने एम्प्लॉयर के लिए। ओके, चलो फटाफट नजर डाल लेते हैं अपने टूल्स पे। तो काफी सारे टूल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन, बट देर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट यू विल बी यूजिंग ऑन डेटा मैनेजमेंट लेयर। ये ड्राइंग बेकार हो गया, यहाँ पे फिर बेकार हो गया, चलो यहाँ पे। ओके, उसके बाद डेटा लेबलिंग, डेटा स्ट्रीमिंग इज नॉट समथिंग कि आपको हमेशा काम आएगा, लेकिन डेटा वर्जन कंट्रोल इज ऑल्सो समथिंग दैट यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू डू। नोटबुक्स यूज करोगे आप, डेटा प्रोसेसिंग विजुअलाइजेशन यूज करोगे, डिप्लॉयमेंट में काफी सारे टूल्स हैं जो आपके काम आएंगे। ओके, देन मॉडल मैनेजमेंट, यहाँ पे भी काफी सारे टूल्स हैं जो आपको काफी फ्रीक्वेंटली आप यूज कर रहे होंगे एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी जो स्क्रीन पे है हमारे सामने 100 से ज्यादा टूल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, do we need to know all of these tools to become a professional MLOps engineer? And secondly, क्या वो सारे टूल्स इसी प्लेलिस्ट में कवर हो जाएंगे? So let me answer that as well for you. Okay, so let me tell you with experience that मतलब it is almost impossible कि you will come across any MLOps engineer in your life जिसको इन सारे टूल्स का नॉलेज होगा। ओके, इनफैक्ट आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग कि आप किसी भी ऐसे एमएल ऑप्स इंजीनियर से नहीं मिलोगे जिसको सारे के सारे टूल्स चलाने आते होंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ओके, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आपके लिए जरूरी है कि आपको ये सारे टूल्स आए, और अगर नहीं तो क्या सारे टूल्स आपको आने चाहिए? तो ज्यादा डिले नहीं करके लेट मी शो यू कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। ओके, सो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग समझने जा रहे हैं कि इस प्लेलिस्ट का स्कोप क्या है। सबसे पहले हम लोग अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करेंगे। सो अर्लियर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दैट वी नीड टू मैच आवर कोडिंग प्रैक्टिसेस विथ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। ओके, वहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मतलब क्यों ही करना है। पहले तो बोला जा रहा था डेटा साइंस सीखने से पहले कि नहीं, आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लेवल का कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। गेस व्हाट, मुझको भी वही बोला गया था, बट नाउ द डिमांड इन मार्केट इज चेंजिंग, एंड दिस इज व्हाई इस प्लेलिस्ट में हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे एकदम स्क्रैच से। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो डू नॉट वरी, इट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंडली, ऊप्स कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग मॉड्यूलर कोडिंग कैसे लिखते हैं। मॉड्यूलर कोडिंग का आप समझ लो कि हम लोग ना मॉड्यूल्स में कोड लिखते हैं। ये आपका डेटा इंजेक्शन का मॉड्यूल है, ये आपका एक मॉड्यूल है जो कि आपका प्री प्रोसेसिंग या फीचर इंजीनियरिंग देखता है। एक मॉड्यूल आपका रहेगा जो कि समझ लो कि मॉडल ट्रेनिंग या मॉडल इवैल्यूएशन देख रहा है, और एक फाइनल आपका पाइपलाइन रहेगा। ओके, राइट, पाइपलाइन, जिसमें ये सारे मॉड्यूल्स रन हो जाएंगे एक साथ। ओके, सो द वे दीज फाइल्स, बाय द वे मॉड्यूल मीन्स ए पाई फाइल। ओके, ये एक पाई फाइल ही और कुछ नहीं। तो the you are coding in such a way that these modules or these files are interacting with each other। तो वो कैसे करते हैं उसको भी समझेंगे within this playlist only। okay, logging या फिर exception module को कैसे implement करते हैं, क्यों implement करते हैं, वो भी देखेंगे ताकि हम लोग डीबगिंग में माहिर हो सके। ओके, और आर्टिफैक्ट्स या कंपोनेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, पाइपलाइन कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ समझेंगे काफी डिटेल में। इट इज टोटली ओके अगर आपको अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, बिकॉज समझ में आपको नहीं आ रही है इसीलिए तो ये प्लेलिस्ट है। ओके, बट जस्ट टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या एक्सपेक्ट करो इस प्लेलिस्ट से, उसके लिए आई एम टेलिंग यू।
कोड वर्जनिंग के लिए गिट और गिटहब एकदम स्क्रैच से सीखेंगे, काफी डिटेल्स में सीखेंगे, और इतना सीखेंगे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके प्रोफेशनल लेवल में इसको यूज कर सको। देन डेटा का या फिर मॉडल का वर्जनिंग कैसे मेंटेन करते हैं, डेटा पाइपलाइन को कैसे मेंटेन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इन चीजों को करने के लिए डीवीसी और एमएल फ्लो जैसे टूल्स को सीखेंगे। इनफैक्ट दोनों ही टूल्स कवर करेंगे। कुछ और टूल्स भी है मार्केट में जैसे नेपच्यून, सेल्डन, क्यूब फ्लो, जेन एमएल। बट एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए लेट मी टेल यू दैट सारे के सारे टूल्स को कवर करना तो इस प्लेलिस्ट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, किसी जॉब रोल में आपको सारे के सारे टूल्स आते हो टू परफॉर्म दिस टास्क, ये भी नहीं बोला जाएगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आप मॉडल वर्जनिंग या डेटा वर्जनिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस या डेटा पाइपलाइन लिखने में या फिर एक्सपेरिमेंटेशन करने में आप एक्सपीरियंस्ड हो कि नहीं। और उतना के लिए अगर आप ये दो टूल्स अगर आप कॉन्कर कर पाते हो, दैट इज गुड इनफ, ओके। बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव केप्ट these tools in the bracket, okay. CI/CD that we discussed earlier, continuous integration, continuous deployment, उसको भी डिस्कस करेंगे काफी डिटेल्स में। एंड आई हैव प्लान टू कवर दीज 3 टूल्स, ओके, बिकॉज ये 3 टूल्स ही हैं जो मार्केट में मेजरली यूज होते हैं। और अगर आपने ये तीनों ही टूल्स सीख लिया ना, तो मतलब आप किसी भी CI/CD लेवल के इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे, किसी भी ML ऑप्स के इंटरव्यू में। देन कंटेनराइजेशन के टॉपिक को भी काफी डिटेल में कवर करेंगे, डॉकर एंड डॉकर हब को सीखेंगे। स्केलेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग कैसे हैंडल करते हैं यूजिंग क्यूबरनेटिस एंड टूल्स लाइक प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, वो भी देखेंगे। एंड AWS में मेजरली हम लोग काम करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि हमारा एप्लीकेशन जो है हमारे लैपटॉप पे पड़ा हुआ नहीं रहेगा। वंस वी आर डन क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट और वहाँ पे उसको हम लोग एज अ UI के फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं, तो उसको हमारे लैपटॉप पे रखने का क्या फायदा, उसको उठा के इंटरनेट पे भेजना है ताकि एंड यूजर या फिर कोई इंटरव्यूअर डायरेक्ट एक लिंक को क्लिक करके उसको यूज करके देख सके। उसके लिए हम लोग वो सारा सेटअप AWS पे करने वाले हैं। आप एक प्लीज जस्ट अकाउंट बना के रखना। एंड हाउ टू यूज दिस सर्विसेज लाइक IAM यूजर, ECR, S3, EC2, it will be my responsibility to cover these things from scratch end to end, okay. And let me tell you what that ये सारी चीजें जो हम लोग कवर करने वाले हैं using these different types of tools like Kubernetes, Prometheus, Grafana, GitHub, Circle CI, Travis CI और Kubeflow या फिर MLflow, DVC, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं आपको MLOps एंड टू एंड कवर करने में ये हेल्प तो करेगा ही, बट मार्केट में ऐसे भी कुछ ऑल इन वन सर्विस प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि AWS SageMaker, गूगल वर्टेक्स AI, Azure ML, आई गेस आपने नाम सुना ही होगा। इसको ऑल इन वन सर्विस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने AWS SageMaker कॉन्कर कर लिया अच्छे से, तो इसी के अंदर आपका ये सारा फंडा, कोड वर्जनिंग, मॉडल वर्जनिंग, मेंटेनेंस, डेटा पाइपलाइन, एक्सपेरिमेंटेशन, CI/CD, कंटेनराइजेशन, ये सब कुछ हैंडल हो जाता है। इनफैक्ट स्केलेबिलिटी, मॉनिटरिंग, सब कुछ, ओके। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जब इतना सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म सीख के अगर मैनेज हो जा रहा है तो हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, ओके। एक ही चीज सीख लेते हैं डायरेक्ट, या तो सेज मेकर सीख लेते हैं या फिर वर्टेक्स AI सीख लेते हैं। So let me answer that for you. Okay. First of all, ये जो टूल्स हैं लाइक Kubernetes या फिर GitHub Actions एंड DVC MLflow, ये इंडिपेंडेंट टूल्स जो कि एक MLOps प्रोजेक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं। इसको सीखने के लिए ये टूल्स ओपन सोर्स है, फ्री में आप इनको यूज कर सकते हो। एंड ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं को यूज कर रही हैं टू बिल्ड देयर MLOps प्रोजेक्ट, ओके। क्योंकि ये जो AWS SageMaker है, इसमें एक MLOps प्रोजेक्ट को सेटअप करने का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब आपके प्रोजेक्ट का या एप्लीकेशन का स्केल बढ़ रहा है,
ओके, सो मार्केट में भी जब आप अपीयर होंगे एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर, इवन एट दैट टाइम there will be more demand for independent tools like these. Okay, चलो, there will be few companies who will also specify या mention कि अगर आपको सेज मेकर का अंडरस्टैंडिंग है that will be a plus point. लेकिन अगर आप मुझसे एक सवाल पूछो, एक सिंपल सवाल आपके काम का, ओके, कि एमएल ऑप्स करने के लिए टूल्स इंडिपेंडेंटली सीखे या एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म सीखे, ओके, तो आपका स्कोप ज्यादा बढ़ता है जब आप इंडिपेंडेंटली इन चीजों को अलग अलग टूल्स के ऊपर सीख रहे हैं, ओके। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग विथ कॉन्फिडेंस, विथ एक्सपीरियंस एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, कि कंपनीज में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके क्लाइंट्स है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे होगा, इंडिपेंडेंट लेवल पे, ओके। अगर आप उनको बोलोगे कि आपका पूरा का पूरा एमएल ऑप्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है या डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, इससे आगे चल के आपके लिए अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप विल बी डिक्लाइंड, ओके। बट वंस वी कवर ऑल दीज थिंग्स, ओके, इन दैट केस, अगर आप लोगों ने, इफ यू लेट मी नो योर ओपिनियन, योर डिमांड इन द कमेंट सेक्शन, then I can also plan to cover one of these platform, और who knows all of these platforms, okay, SageMaker, Vertex AI सब कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन I will go by the flow, okay, अगर आप लोगों ने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो ही कवर करेंगे, अदरवाइज वी विल स्किप इट। बट इन अ नटशेल आई गेस कि अभी तक आपको समझ में आ गया है कि इस प्लेलिस्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हो। काफी फ्रीक्वेंटली आई विल ब्रिंग द ट्यूटोरियल्स, आई विल ट्राई कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 तो ट्यूटोरियल्स आए ही, एंड विद इन 3 months आई विल मेक श्योर कि आप एज अ कॉन्फिडेंट एमएल ऑप्स इंजीनियर, आपका सारा टूल्स कवर हो जाए, आप इन सारे टूल्स में प्रो बन जाओ। सेकेंडली, आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट कवर कर लो, आपका कम से कम 3 से 5 प्रोजेक्ट इस प्लेलिस्ट के अंदर होगा, और वो भी कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं, इट विल बी इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट जिसको कि आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो, एंड नो वन विल बी एबल टू क्वेश्चन यू कि आप ये डमी प्रोजेक्ट क्यों शो कर रहे हो व्हेन वेयर वी आर हायरिंग फॉर अ प्रोफेशनल, ओके। सो ट्रस्ट मी, ये जो प्रोजेक्ट हम लोग इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे वो इंडस्ट्री ग्रेड होने वाले हैं, ओके, वो कोई लोकली एक्सपेरिमेंटेशन वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा। और हम लोग इस हद तक, इस एंड तक इस टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रोजेक्ट करने के बाद भी उसको गिटहब पे होस्ट कैसे करना है, सीवी पे कैसे दिखाना है, और एक रीडमी फाइल को कैसे लिख के अपने प्रोजेक्ट को समझाना है अपने रिपोजिटरी में, वो सब कुछ कवर कर लेंगे, ओके। सो आई हैव प्लान टू मेक इट दिस प्लेलिस्ट एन एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर एमएल ऑप्स, ओके। बस आप बने रहो इस प्लेलिस्ट में, and trust me, you will be able to land in a good position after spending some time. Lastly, I know काफी लंबा हो गया वीडियो, but there are few things that I want to mention before we close it, okay? First of all, as I have told you already that प्रोजेक्ट तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग टूल्स कवर करेंगे, जो टूल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, लाइक डॉकर, एमएल फ्लो, डीवीसी, क्यूबरनेटिस। पहले हम लोग इंडिपेंडेंटली इन टूल्स को अपने लैपटॉप पे समझेंगे अच्छे से कि कैसे इनको यूज करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे इन टूल्स के साथ। जैसे ही हम लोग कंफर्टेबल होने लगे, वी विल मूव टू एंड प्रोजेक्ट, ओके। बिकॉज आप ही सोच के देखो, इफ आई एम टेकिंग यू डायरेक्टली टू एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, उधर पे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि भाई मॉड्यूलर कोडिंग कैसे लिखा जा रहा है, ऊप्स कैसे यूज हो रहा है, क्लास कैसे बन रहा है, डीवीसी कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपके लिए मतलब एंड टू एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे जंप करोगे ना, तो आपको काफी सारा कंफ्यूजन एक साथ आपके दिमाग में आ जाएगा, ओके। सो उससे अच्छा है कि पहले टूल्स को हम लोग इंडिपेंडेंटली कवर कर लेंगे, 6-8 टूल्स, या फिर चलो 5 सॉलिड टूल्स भी कवर कर लेंगे, ऊप्स का कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, गिट समझ लेंगे, डीवीसी समझ लेंगे। इतना कम से कम स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स एंड टू एंड प्रोजेक्ट, इतना आप लोग याद रखना। सो स्टार्टिंग में फ्लो यही रहेगा। सेकेंडली, वॉच फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, वंस क्लियर देन गो फॉर हैंड्स ऑन, ओके। सो ये क्या हो गया, व्हाट डू आई मीन हियर? सो आप जो भी प्लेलिस्ट देखोगे, सॉरी, जो भी आप ट्यूटोरियल देखोगे विद इन दिस प्लेलिस्ट, ओके, आप टारगेट रखना पहले एक ट्यूटोरियल को एंड टू एंड देखने का। लेट्स से
वी आर डूइंग ए टॉपिक ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस कॉन्सेप्ट पे अगर एक वीडियो अगर आने वाला है, आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो, नो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग गिट पे करेंगे। ओके अच्छा चलो, मान लो कि गिट के ऊपर ही अगला ट्यूटोरियल आने वाला है, एंड टू एंड गिट। ओके, मान लो क्या आने ही वाला है। सो पहले आप टारगेट रखना इसको एंड टू एंड देखने का। ओके, पहले ही लैपटॉप खोल के मत बैठ जाना कि 1 मिनट देख लो और 1 मिनट उसको ट्राई कर लो। इससे आपके अंडरस्टैंडिंग का फ्लो खराब होगा, क्योंकि वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप एक ट्यूटोरियल देख रहे होते हो, आपको समझ अगर आ भी गया तो उसको अपने लैपटॉप पे करते टाइम कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे। डिपेंडेंसी में, कॉन्फ़िगरेशन में, आपका कुछ लाइब्रेरी रिलेटेड आपको मान लो इंस्टॉल करना पड़ जाए, कुछ एरर आ जाएगा। तो अच्छा है कि आप पहले इस ट्यूटोरियल को एंड टू एंड देख लो, समझ लो, कॉन्फिडेंट जब फील होने लगे तब आप उसको सेकेंड टाइम देखो प्रैक्टिकल करने के लिए। सेकेंड टाइम देखो, थर्ड टाइम देखो, जितने बार मन है देखो, लेकिन एक बार एंड टू एंड शांति दिमाग के साथ पहले उसको समझने के लिए जरूर देखो। ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग, वॉच फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, वंस क्लियर देन गो फॉर हैंड्स ऑन। थर्ड है कि हम लोग जो एमएल ऑप्स पे अपना कोर फोकस रखेंगे रादर देन डेटा क्लीनिंग या फिर मॉडल बिल्डिंग, या फिर जो हम लोग पहले के डेटा साइंस लाइफ साइकिल में जो एस्पेक्ट्स थे, जैसे कि ईडीए हो गया, आपका मॉडल इवैल्यूएशन हो गया, उस पे हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज इसीलिए प्री रिक्विजिट्स में आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि आपको एक बेसिक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल का अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, ताकि हम लोग अपना पूरा का पूरा फोकस एमएल ऑप्स पे ही बना के रखें, क्योंकि यही हमारा स्कोप है एज ए कॉन्फिडेंट एमएल ऑप्स इंजीनियर, अपने आप को एस्टैब्लिश करना टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट। फोर्थ, फ्रॉम प्रोजेक्ट बिल्डिंग टू अप्लाइंग फॉर जॉब्स, आई कैन नॉट रिपीट दिस इनफ टाइम्स कि ये जो प्लेलिस्ट है ये एक एंड टू एंड प्लेलिस्ट होने वाला है। इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, समझा है कि क्यों एमएलऑप्स जरूरी है, लेकिन ये खत्म होगा एक ऐसे एंड पे जहां पे आप प्रोजेक्ट बना के आपका पोर्टफोलियो से लेके आपका गिटहब रेपो और सीवी सब कुछ रेडी रहेगा। ओके, सो एंड टू एंड हम लोग कवर करने वाले इस चीज को, ये बात आप दिमाग में रखना और इस प्लेलिस्ट को जितना हो सके उतना सीरियस लेना। लास्टली, अब आई नो कि जब भी आप कोई भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर फॉलो कर रहे होते हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई ट्यूटोरियल तो देख लिया, डाउट क्लियरेंस का क्या। ओके, क्योंकि जब इसी वजह से ज्यादातर लोग कोर्स खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे उनको डाउट क्लियरेंस मिल रहा होता है। बट व्हाट कैन आई डू टू प्रोवाइड यू डाउट क्लियरेंस इन दिस प्लेलिस्ट? लेट मी टेल यू व्हाट, आप हर एक वीडियो देखो, हर एक ट्यूटोरियल देखो, एंड टुवर्ड्स द एंड आपका जो भी डाउट है, आपको अगर कोई टूल समझ में नहीं आया, आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, या आपको मेरे समझाने का तरीका ही अगर बेकार लग रहा है, ओके, लेट मी नो दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन। बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्रूटल विथ योर फीडबैक कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, एंड व्हाट विल आई डू। ये पहला ट्यूटोरियल हो गया, ये दूसरा ट्यूटोरियल हो गया, ये तीसरा ट्यूटोरियल हो गया, देन आई विल कोलेट ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज। आपका जो भी चीजें आपको यहां तक समझ में नहीं आई है, जहां यहां तक जो कुछ भी आपका फंसा हुआ है, एंड देन द फोर्थ वीडियो विल बी ए डाउट क्लियरेंस वीडियो, जहां पे जाके अभी तक जितने भी डाउट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दोस इन दी फोर्थ वीडियो ओवर हियर। और ऐसा आई विल ट्राई टू रिपीट इन ऑल दी, यू कैन से हर एक 2 या 3 वीडियो के बाद आई विल ट्राई टू ब्रिंग वन डाउट क्लियरेंस वीडियो, ऐसे करके। ओके, और लेट्स से कि आपको कुछ भी डाउट्स नहीं है, इन दैट केस एज वेल आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर हेल्पफुल भी लग रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि चलो मेरे इस तरीके से समझाने का तरीका या मेरा एग्जाम्पल जो है आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो वो भी आप मुझको बताना, सो आई विल मेंटेन द कंसिस्टेंसी रिलेटेड टू दैट फीडबैक। ओके, तो वो भी आप प्लीज मुझको बताना। सो आई गेस काफ़ी कुछ आज के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप यू आर ऑल्सो एज एक्साइटेड एज आई एम। बट जाने से पहले आई विल टेक यू बैक टू दिस डेफिनेशन, और देखते हैं कि इस बार हम लोगों को ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके,
सो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस या फिर ML ops are a set of practice that will automate and simplify ML ops machine learning workflows and deployment. तो मशीन लर्निंग तो हम कर ही रहे थे इससे पहले डेटा साइंस लाइफ साइकिल में, उसके साथ हम लोग अब डिप्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे. इट इज द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स जो कि हम लोग पहले कर रहे थे बाय डेवलपमेंट ऑपरेशंस टीम. इसके साथ हम लोग डेवऑप्स का भी अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. ML ops adds discipline to the development and deployment. डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, इस बात पे ध्यान रखना, ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, मेकिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस मोर रिलायबल एंड प्रोडक्टिव. देखो इन अ नटशेल कुछ ये सब आपको याद नहीं करना है. मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर ही रहे थे, इसको ऑपरेशंस तक पुश भी करना है, और ये चीज करने के लिए काफी सारे टूल्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं, और देन फाइनली एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करेंगे. ओके, और कुछ नहीं भी तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा. इस पिक्चर को भी देख लो, काफी कुछ ये पिक्चर भी क्लियर कर देता है आपके लिए कि जो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस है इसमें आप ML डिजाइन कर रहे होते हो, मॉडल डेवलपमेंट कर रहे होते हो, और ऑपरेशंस का भी देख रहे होते हो. डिजाइन में आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो ML यूज केसेस को, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग या फिर डेटा एक्विजिशन, ये सारी चीजों को करते हो. एक बार हो गया तो मॉडल डेवलपमेंट में डेटा प्रिपरेशन, प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस, इवैल्यूएशन, और एज यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इतना तो हम लोग पहले से कर ही रहे थे. मतलब ये वाला चीज से लेके ये तो हम लोग पहले से कर ही रहे थे. उसके साथ अब हम लोग मॉडल डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइन, मॉडल मॉनिटरिंग, रीट्रेनिंग, ट्रिगरिंग, ये सब भी समझेंगे. ओके, बस इतना ही है. कुछ भी ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करना अपने आप के लिए. ये समझना कि एक बेस आपके लिए ऑलरेडी तैयार है. थोड़ा सा अगर आप और सीख लोगे then you can really hunt down a very high paying job. Okay, और यही मेरा टारगेट है. I've been working as a data scientist for past 5+ years, and पिछले 1-1.5 साल में ML ops को सीख के I was able to secure a very high paying remote job. Okay, उसके बारे में I mean, I don't want to make it as a boasting, but आप लोग चाहोगे तो I can create a dedicated video where I will be talking about how to acquire or how to go about preparing for a remote job. लेकिन let me tell you, ये possible हो पाया मेरे लिए because I was able to conquer the ML ops topic. Okay, so what I want that whatever I have learned or whatever the experience I have gathered, अपना पैसा, टाइम, एफर्ट को खर्चा करके I want to give away to this community free of cost, ताकि आपको कहीं और जाके पे ना करना पड़े. एंड द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी वुड बी कि आप अगर यहाँ पे से फ्री में इस चीज को सीख के आप अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर पाते हो. दैट इज इट. सो बस इतना ही था, ज्यादा और नहीं घिसते इस ट्यूटोरियल को या फिर इस वीडियो को. और इन चीजों को आप प्लीज ध्यान में रखना. ओके, फीडबैक अपने देते रहना, और मेरा काम पसंद आए तो लाइक, कमेंट करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब द चैनल. दैट्स इट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग गिटहब को एंड टू एंड, गिट और गिटहब को कवर कर रहे होंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बाय.